पतिदेव, मुझे भी दर्द होता है। बिस्तर के साथ मेरी इच्छाओं को भी साझा करिए। टप 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 पानी टपकने की आवाज़ न जाने कब से आ रही थी, पर वसुधा को जैसे होश ही नहीं था। वो बेसहरी बेजान सी खिड़की पर सिर टिकाए खड़ी थी। रह रहकर आंख भर आती थी उसकी और आंसू बह निकलते थे। अरे मेम साहब, सारे कपड़े भीग गए बारिश में और आपने उठाए नहीं। बुदबुदाते हुए घर की पुरानी कामवाली गीता गीले कपड़ों को उठाते हुए अंदर आई। वसुधा तब भी जस की तस खड़ी रही। कोई जवाब न पाकर गीता ने वसुधा के कंधे पर हाथ रखा तो वसुधा अचानक से चौंक पड़ी। मेम साहब, गीता ने दुख भरी आवाज़ में कहा तो वसुधा उसी से लिपट कर फपक कर रो पड़ी। 3 महीनों के अंदर जमा गुबार हमदर्दी भरा एक स्पर्श पाकर लावे की तरह फूट पड़ा। गीता ने कुछ भी नहीं कहा और वसुधा की पीठ सहलाते हुए उसे बेड पर बिठाया। 1 गिलास पानी दिया और फिर जाके अपने दोनों के लिए 2 कप चाय बनाई। साथ में 2 ब्रेड भी वसुधा को जबरदस्ती खिला दिए। वसुधा के होठ, चेहरे और गर्दन पर दांतों से काटे जाने के निशान देखते ही बुजुर्ग गीता समझ गई थी कि आज की रात भी फिर से बहुत भारी बीती है उसकी नाजुक सी मेम साहब पर। काकी, अब बर्दाश्त नहीं होता। कुछ शांत होने पर वसुधा ने कहा, 3 महीने पहले ही वसुधा की शादी साहिल के साथ हुई थी। एक शादी में साहिल ने वसुधा को देखा और पसंद कर लिया। गांव की सीधी सादी सुंदर सी 20 वर्षीय वसुधा ने अभी स्नातक की परीक्षा पास की थी और मध्यम वर्गीय परिवार से थी। वहीं साहिल 35 साल का स्मार्ट सा लड़का था और इंजीनियर था। अच्छी खासी तनख्वाह थी उसकी। वसुधा के घर वालों को सामने से आता रिश्ता पसंद आया और चट मंगनी पट ब्याह कर दिया, बिना वसुधा की इच्छा पूछे। लेकिन भारतीय लड़कियों की तरह उसने भी अपने माता पिता की बात में अपनी खुशी ढूंढ ली और आगे बढ़ने का विचार त्याग दिया। साहिल के माता पिता गांव में रहते थे और वो बेंगलोर में, इसलिए वो भी शादी करके बेंगलोर आ गई। यहाँ पर घर पर सहायता के लिए एक बुजुर्ग महिला गीता आती थी और घर में ज़्यादा काम भी नहीं था, तो वसुधा भी धीरे धीरे रमने लगी। लेकिन साहिल का व्यवहार उसको समझ नहीं आ रहा था। सब बातों में वो सामान्य था, वसुधा की हर ज़रूरत का ख्याल रखता था, लेकिन बिस्तर पर आते ही वो हिंसक पशु में बदल जाता था। फिर वसुधा उसके लिए कोई इंसान न होकर सिर्फ एक गुड़िया हो जाती थी, जिसे वो जी भर के नोचता, घसीटता और काटता था और फिर खुद में संतुष्ट होकर सो जाता था। वसुधा की इच्छा और संतुष्टि से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था और यही बात उसे अंदर ही अंदर तोड़ती जा रही थी। बीती रात भी, सुनो, आज मेरे पीरियड्स हैं, प्लीज़ आज मुझे सो जाने दीजिए। अरे तो क्या हुआ डार्लिंग, पीरियड्स में तो लेडीज और ज़्यादा एक्साइटमेंट होती हैं, कह के साहिल ने उसे दबोच लिया और रात भर वही नारकीय पीड़ा वसुधा को भोगनी पड़ी। सुबह वसुधा, डार्लिंग 3 महीने हो गए, पर कसम से तुम आज भी वाकई कमाल हो। उसका दर्द और तबीयत पूछने के बजाय उसने बेशर्मी से कहा, सुनो, तुम लेटो, मैं नाश्ता ऑफिस में कर लूँगा, पर आज रात लाल साड़ी पहनना और तैयार रहना। कहते हुए साहिल ऑफिस चला गया और तब से वसुधा यही सोच रही थी कि आखिर उसकी इच्छाओं का क्या। ना माता पिता ने उसे महत्व दिया और ना पति को उसकी इच्छा, उसकी मर्जी और उसके स्वास्थ्य से फर्क पड़ता है। बस एक भोग्या बनकर रह गई वो। इसलिए उसे साहिल की उपस्थिति से भी डर लगता है अब। मेम साहब, गीता ने टोकते हुए कहा। हाँ काकी, कहिए। आप कुछ दिनों के लिए अपने घर चली जाइए।
जी काकी। अब तक शांत हो चुकी वसुधा ने साहिल को फ़ोन किया और घर बुलाया। अब वो समझ गई कि दूसरे उसकी इच्छाओं का मान करे उससे पहले उसे खुद अपनी इच्छाओं को सम्मान देना होगा। शाम को साहिल के माता पिता और अपने माता पिता दोनों को बुलाकर साहिल के सामने अपनी हालत दिखाई और रोते हुए अपने निर्णय भी कि अब वो साहिल के साथ नहीं रह सकेगी। आप लोगों को लग रहा होगा कि ये पति पत्नी की बात मुझे इस तरह से नहीं करनी चाहिए, पर साहिल मानसिक विकार से ग्रस्त है और मेरी सहन शक्ति खत्म हो चुकी है, इसलिए ये अपना इलाज करवाए और फिर मुझसे कोई संबंध रखे। दोनों माता पिताओं ने वसुधा की परेशानी को समझा और साहिल ने भी मनोचिकित्सक की मदद ली। दोस्तों, शारीरिक संबंध विवाह का आधार है, पर सिर्फ तब जब वो प्रेम, सम्मान और समर्पण पर टिका हो, ना कि हैवानियत पर। जबरदस्ती सिर्फ जबरदस्ती है, प्यार नहीं। उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।